Hello everyone, my name is Ankita Chaudhary and I have secured rank 3 in the 67th BPSC examination. I have also cleared 68th mains examination where I have got 499 marks in the written exam. I have joined the civils during both the exams like 67th also and 68th BPSC also. I would say that the civils team was really grateful in helping me with the answer writing program, especially when you see that there was a change in pattern from 67th BPSC to 68th BPSC exam. Like the questions were very new, which came in the 66th BPSC exam, but I would say that the civils was relevant and helpful for me in both the times, and even with the change pattern, I would recommend the civils to each and every one of you preparing for the BPSC examination. Thank you so much. आफ्टरनून फ्रेंड्स, सो हियर वेलकम टू सिविल्स। तो आज जैसा कि बीपीएससी ने कहा था कि आपकी जो एवेल्यूएटेड कॉपीज़ हैं वो दे दी जाएंगी, तो उन्होंने दे दी है। तो मैं सुबह से मैंने काफ़ी कॉपीज़ को एनालाइज़ किया और हमारे बाकी स्टूडेंट्स की कॉपीज़ को भी एनालाइज़ किया। तो जो बेस्ट हमारे वहाँ थे जो उसमें, तो उसकी कॉपी ये सामने है आपके। 499 मार्क्स हैं टोटल इनके। ठीक, ये अंकिता चौधरी की कॉपी है जो ये 67 बीपीएससी में हमारे वहाँ रैंक 3rd भी इनकी थी। तो इनके जो मार्क्स आए थे इसमें 167 मार्क्स आए हैं और यही पेपर 2 में हाईएस्ट हैं जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है। तो यही हाईएस्ट भी हैं पेपर 2 में। तो इनकी कॉपीज़ तो मैंने डाली हुई है आपको। इससे पहले जब आई थी जो एवोल्यूशन जो असेसमेंट मैंने किया था, बीपीएससी ने भी वैसा ही असेसमेंट करके दिया है। तो आप जाके मैं हमारे चैनल पर जहाँ पड़ी हुई इनकी कॉपी, तो आप 1 है, 2 है, एस्से है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट वही उसी तरह के नंबर भी रिप्लिकेट हुए हैं जिस तरह से कॉपी का असेसमेंट हुआ था। तो ये है अंकिता चौधरी हैं, बीपीएससी रैंक 3rd। इनकी कॉपीज़ के थ्रू मैं, आप कॉपी देख लेना, मैं टेलीग्राम के चैनल पर डाल दूंगा। लेकिन इनकी कॉपीज़ से जो बड़ी बड़ी बातें जो सामने निकल के आ रही हैं, इनकी कॉपीज़ हों या जो भी टॉपर्स के और भी जो हमारे वहाँ थे स्टूडेंट, उनकी कॉपीज़ से जो बातें निकल के आ रही है, जो बातें आप पूछते भी रहते हैं, तो वो सारे डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। कॉपी डाल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे सारी देख लेना और थोड़ा सा दिखा भी दूंगा इसकी कॉपीज़ को। तो सबसे बड़ा इशू ये उठता है कि सर ये जो 8 मार्कर्स हैं, 8 मार्कर्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें कंटेंट कितना होना चाहिए या कितने वर्ड्स लिखने चाहिए। ठीक है, तो वो 75 to 85 वर्ड्स, ये मोर देन इनफ है। इतना लिखने पे वो 5 नंबर तक भी दे रहे हैं। ठीक, बस इतना। जैसे कि मैं पहले बता भी चुका हूँ आप लोग को कि ये जो क्या हुआ है कि ये जो 38 मार्कर क्वेश्चन है, इसी को 5 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं और 2 क्वेश्चन जो होते हैं 7 मार्क्स के होते हैं। तो ये फिलॉसफी इसमें लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 8 मार्कर्स का मैंने पूरा स्ट्रक्चर भी बताया है, कैसे कैसे लिखना है क्या नहीं है, वो अलग आप देख सकते हैं उस चीज़ को। लेकिन ये है कि जो वर्ड्स लिमिट की जहाँ तक आपकी बात की जाती है, तो इसमें 75 to 85 का जो वर्ड्स लिमिट लिखी जाएगी वो मोर देन सफिशिएंट है, और इस पर आपको 5 नंबर तक भी आराम से वो दे रहे हैं, तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो वर्ड्स की लिमिट की जहाँ तक बात है, 8 मार्कर्स में 75 to 85 वर्ड्स मोर देन सफिशिएंट हैं ये आपके लिए। अब आती है बात कि ये 38 मार्क्स के लिए सर कितने वर्ड्स लिखने ज़रूरी हैं। जैसे मैं बताता भी रहता हूँ ना कि लेंथ जो है वो भी बहुत मैटर करती है। तो कभी कभी मैं कह भी देता हूँ अपने बैचेस में कि जो लेंथ रखी है आप क्वेश्चंस की, पता चला जो चीज़ आप 4 पेज में लिख रहे हैं तो उस चीज़ को आप 6 पेज में लिख दीजिए। और 6 क्या, वो बेसिकली होते हैं 5.5 पेज, क्योंकि आधे पेजेस पे क्या होता है ना, आधे पेजेस पे तो क्वेश्चन ही छपा होता है। तो इसमें जो 38 मार्क्स में जो आपको वर्ड लिमिट लेके चलनी है, तो अगर आप 310 से 350 के बीच में वर्ड्स लिमिट लेके चलते हैं, ठीक, तो और इसी को एडजस्ट कीजिए 5-6 पेजेस में आप, क्योंकि बहुत मैटर कर रहा है, लेंथ भी मैटर कर रही है, नंबर मिल रहे हैं लेंथ पे। और लेकिन आपको एक बैलेंस के चलना है। ऐसा नहीं करना है कि पता चला किसी सेक्शंस में आपने इतना ज़्यादा लिख दिया, बाकी आपके 2-3 क्वेश्चन छूट गए। अब इनके साथ भी क्या हुआ, GS1 पेपर में इनके 3 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट, 2 तो में तो एक अलग फिलॉसफी लगी, वो मैं बताऊँगा, 2 तो छूट ही गए थे, तो वहाँ से आपको लॉस हुआ। तो 38 मार्क्स का जो आपका इशू है, उसमें आप मोटा मोटा समझ लें
कि बहुत नहीं लिखना, क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूँ ना, जो लोग आंसर्स लिखते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये बात हो क्या रही है। अभी तो लगता है कि जो आता है वो लिख दिया हमने, कोई इश्यू नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको आप 300 से 340-50 वर्ड्स तक में भी आप लिखते हैं तो ओके है। लेंथ का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पेजेस जो हैं 5.5 से जो 6 पेजेस मिल रहे हैं, पूरे पेजेस का आप यूज़ करने की कोशिश कीजिए। एक पेज में आप 65 वर्ड्स 70 वर्ड्स वो बस ही लिखिए। तो ये हो गया, वर्ड लिमिट की बात हो गई, मैंने बता दी, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ। वर्ड लिमिट हो गई। हाँ, एक चीज़ होता है ना, आप लिखना क्या कुछ भी लिखें तो नंबर मिल जाएगा? नहीं, देखो, जो पूछा गया है आप उसके कंटेस्ट में ही हेडिंग बनाएँगे और वही लिखेंगे। आप कॉपी पढ़ी जा रही है। अब देखिए, ये टॉपर हैं, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था GS1 में, तो वहाँ पे इन्होंने उनको यहाँ पर 0 मार्क्स दे दिया। वो गलत से लिख गया था, वो दिमाग से उतर गया होगा, वो गलत से लिख गया था, तो 0 मार्क्स दे दिया। तो कॉपी बहुत अच्छे से पढ़ी जा रही है, तो इस बात को दिमाग से हटा दो कि कॉपी नहीं पढ़ी जाएगी और चीज़ें नहीं होंगी, तो वो होगा। और एग्ज़ामिनर थोड़ा-सा, आप जेनेरिक लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताता भी हूँ, आप जेनेरिक लिख सकते हैं। जेनेरिक मीन्स जनरल थिंग, लेकिन कोई आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है आप अगर रॉन्ग दे देंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रॉन्ग, तो वो नहीं चलेगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप रॉन्ग नहीं दे सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। कंटेस्ट में लिखेंगे, कंटेस्ट में ही लिखना है। तो क्या कंटेंट आप पढ़ी जा रही, कॉपी अच्छे से पढ़ी जा रहे हो, उसी के हिसाब से ही नंबर दिए जा रहे हैं। और जनरल आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बताऊँ, जनरल लिखने पर वो नंबर दे रहे हैं, 2.5 नंबर 3 नंबर आपको दे देंगे, तभी वो आप दूसरे की कॉपीज़ देखोगे, उनको खुद लग रहा हो कि मुझे नंबर क्यों यहाँ मिल गया है। क्योंकि चक्कर है ना, आपने कोई भी चीज़ लिखी है, तो आपने कोई भी चीज़ अगर टॉपिक पर लिखा है आपने, तो उसी के कंटेस्ट में लिखा और जनरल लिखा, कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ रॉन्ग नहीं है, तो आपको 2 नंबर या 2.5 नंबर या ऐसे वो देकर आपको वहाँ से निकल लेना। आपको भी लग रहा है, अरे यार मैं तो कुछ समझा कुछ और था, तभी वो नंबर दिया, तो आप बाकी कॉपीज़ में देखेंगे। कंटेंट जो है वो तो मैंने बताया कितना लिखना है, लेकिन कंटेंट जो है यही की है आपकी, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सिंपल आप डायग्राम ना लिखें, चार्ट ना बनाएं, कुछ ना करें, लेकिन कंटेंट आपका एकदम परफेक्ट है और टू द टॉपिक है, तो आपको नंबर मिल रहे हैं। दूसरा, कंटेंट के साथ साथ जहाँ आपका प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छा हो जा रहा है, फिर ये जो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया, तो ये समझिए सोने पे सुहागा हो जा रहा है अगर आपका प्रेजेंटेशन भी हिट है। आपको क्या करना, अब ये क्या है, प्रेजेंटेशन को क्या करना, प्रेजेंटेशन को जिसने बहुत ही लूसिड वे में समझाया, बहुत ही लूसिड किया। अब यही जो देखिए मेरे सामने, ये जो इनकी कॉपी है ना, ये सब देखिए, बिल्कुल सिंपल से इंट्रोडक्शन पढ़ा, पॉइंट वाइज अंडरलाइन किया सब कुछ, फिर क्या किया, धीरे से अपना ये सब लिखता हुआ आराम से यहाँ पर एक कंक्लूजन गया और एंड हो गया। 4 नंबर आराम से मिल भी गए, ठीक है। कुछ नहीं किया, सिंपल आंसर लिखा, उन्होंने नंबर दिया, वो नंबर देते हैं। और आप देखिए कितनी पॉइंट लिखी, 5-6 पॉइंट लिखा आपने, उसको थोड़ा सा और उनको लगा कि लोग समझा दें इन दोनों क्या यहाँ पर ना, तो थोड़ा सा इधर बताया होगा इसके कंटेस्ट में, फिर यहाँ पर ये कंक्लूड कर गए, और ये यहाँ पे फिर ये इंट्रोडक्शन है। क्योंकि जैसे है ना, आपको अब ये जो इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, इनके भी आधे नंबर होते हैं, इंट्रोडक्शन के भी, और ये जो कंक्लूजन है इनके भी आधे नंबर होते हैं, तो इसी वजह से ये मस्ट होता है ये करना एग्ज़ाम में, तो इसे लिखा जाता है। तो ये, और प्रेजेंटेशन में आप जैसे कि डायग्राम की शीट से मैंने तो अपने टेलीग्राम के चैनल पर भी डाली हुई है, उस शीट को भी देखेंगे तो आपको वहाँ से बहुत कुछ देखने को सीखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पर वो देख कर सकते हैं। अब जैसे तो उसका वो है, उससे फ़ायदा होता है। एक चीज़ मैं कहता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन हो आंसर्स में, और फैक्चुअल बेस पे लिखा जाए, और रेफरेंसेस बहुत होने चाहिए। तो रेफरेंसेस मीन्स कि जैसे कि पॉलिटी का आंसर यही वाला है कि आर्टिकल्स हों, शेड्यूल्स हों, जजमेंट हों, ठीक है, किसी कमीशन की रिपोर्ट हो, हाँ, किसी कमिटी की फाइंडिंग्स हो, फिर अगर सेकंड ARC है तो सेकंड ARC की फाइंडिंग्स कुछ हों, या कुछ और भी जो इस कंटेस्ट में, जैसे इकोनॉमी सर्वे हुआ, चाहे आपका बजट हुआ, कि इस तरह की कोई भी चीज़ें हुए, तो आर्टिकल, शेड्यूल, जजमेंट, कमेटी, कमीशन,
बजट, इकोनॉमी सर्वे, तो इनकी भी वैल्यूज़ हैं। और वो जो मैं ब्रैकेट रूल आप लोग को बताता हूँ ना, वो इस देखिएगा आप, देखिए ये सब जो ब्रैकेट रूल है, जो हमेशा मेरे जो स्टूडेंट तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग को बताता हूँ ना ये सब चीज़ें, तो तुम लोग भी ध्यान देखो, हमेशा ही देखो इम्प्लीमेंट हुआ ना ब्रैकेट रूल, ये हुआ बताया कि अब ये नहीं ना, ये आप देखिए ब्रैकेट रूल भी हो गया, और ये देखिए यहाँ पर क्या एग्जाम्पल भी, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स बता दी गई। जब गवर्नमेंट स्कीम बताई जाती है तो क्या होता है कि जनरल चीज़ें जो लिखी हुई हैं केवल स्कीम्स, तो वो तुम्हारे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जब उसने तुमने स्कीम्स लिखी यहाँ पर लिख दी तुमने, तो इसको तुमने स्पेशल कर दिया, इस आंसर्स को, इस पॉइंट को स्पेशल कर दिया। तो किसी जेनरिक कंटेंट को कैसे स्पेशल कंटेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी वजह से जो मैंने एक शीट दी गई थी आपको इनिशियल ही, तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, बिहार गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, कि जब इस तरह के पॉइंट्स लिखे जाएंगे तो कैसे इन पॉइंट्स को स्पेशल बनाया जाता है। तो ये तरीका था। आर्ट देखिए ब्रैकेट में आप पूरा लिखोगे तो फिर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल इसमें ये कहा गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना चीज़ें, भाई टाइम ही नहीं होता उतना, मैनेज कैसे करोगे। फिर जैसे कि मैं कहता हूँ कंक्लूजन जो होता है, बस 1-2 लाइन का छोटा सा लिख के निकलना है। तो ये देखिए, ये छोटा सा कंक्लूजन है। इंट्रोडक्शन चलिए ठीक है, समझा रही थी चीज़ें यहाँ पर बताएं इन्होंने। और इस आंसर्स में देखिए कितना मिल गया, 5 कितने दिए हैं, 5 नंबर दिए हैं ना, 5 नंबर आराम से मिल गया, बढ़िया लिख गया। तो डाइवर्सिफिकेशन एक मैटर करता है, आपका रेफरेंसेस मैटर करते हैं जो दिए जाते हैं, तो उस वजह से नंबर मिलते हैं। तो बात पते की यही है कि क्लियरिटी जो है ना, बहुत बड़ा इशू है, क्लियरिटी होनी चाहिए आंसर्स में। आप देखो ना, आपको कोई लोग कहते हो बहुत लिखा है, बहुत नहीं लिखा है, अगर ये देखोगे ना, इनके वर्ड्स गिन डालो, केवल 55 वर्ड्स होंगे इसमें, केवल 55 वर्ड्स होंगे एक पेज पे। तो ऐसा नहीं है। मैं और तभी जब मैं जो शीट्स पे हम लोग को दिया हूँ, मेरे स्टूडेंट्स तुम सुनो, जो मैं शीट्स जो दिया हूँ तुम लोग को, शीट्स यही शीट्स बिल्कुल नाप की मिली हुई है, उसी शीट्स पर मैं क्या, आप लोग जो लोग आप लोग भी जो यहाँ पर सुन रहे होंगे मुझको, जो भी सुनते हैं, बहुत कम ही लोग सुनते हैं, ज़्यादा कहाँ मैं आता भी हूँ। तो ये जो है आपकी चीज़, तो शीट्स जो है हमेशा यही यूज़ करो। ये जो आदित्य वाली शीट यूज़ करते हो, यूपीएससी वाली जो शीट्स यूज़ करते हो जो भी, तो अगर उसको भी इस बात को ध्यान रखो, जो डायमेंशन हो वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना, आप अगर पूरे पर पेपर पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका पेपर ही इनकम्प्लीट होगा। लोगों के बहुत अच्छी रैंक आ गई हैं, लेकिन क्या हुआ, पेपर ही नहीं कंप्लीट हुआ है। अब अंकिता का भी पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था, जीएस में 2 क्वेश्चन छूट ही गए थे ना। तो इस वजह से इस लेंथ और ब्रेथ को ध्यान में रखोगे तो आपको पता होगा कि एटलीस्ट कितना लिखना है। क्योंकि आप केवल जोश से काम नहीं चलेगा ना, किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ को करना, सिस्टम देखो, कॉपीज़ इसकी पड़ी है, पता नहीं और भी कॉपीज़ पड़ी होगी, और भी लोग आपको बताएंगे ही, लेकिन क्या है ना कि कैसे किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज, कैसे एक रूल बेस के फॉर्म में, कैसे एक रूल बेस के फॉर्म में, कैसे डिसिप्लिन के फॉर्म में आपको कोई चीज़ करनी है, ये बहुत मैटर करता है, ये की है। तो इस चीज़ का भी वो रखिएगा। तो क्वालिटी है, कंटेंट है, रेफरेंसेस है जो बताया जाए, जो डाइवर्सिफिकेशन बताया जा रहा है, जो प्रेजेंटेशन बताया जा रहा है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सिंपल लिखिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो सब। तो बाकी यही मोटी मोटी बातें इसमें से निकल के आती है कि 8 मार्कर कितना लिखना है, 38 मार्कर कितना लिखना है, वो तो मैंने बता दिया आपको, कि कुछ भी गलत नहीं लिखना है, जेनरिक लिख सकते हैं, उसको स्पेशल करने के लिए स्कीम्स का और भी अदर रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट जो है वो आपका, कंटेंट जो है आपका वो की है, आपका डाइवर्सिफिकेशन आपको रखना है अपने आंसर्स में, जितने डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि रेफरेंसेस के थ्रू, या फिर आप रिपोर्ट्स या फिर कमेटीज़ या कमीशंस, जो भी जैसे भी जिस पेपर में आप लिख रहे हो, और जैसे डिसास्टर अगर मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो वहाँ फिगर्स कैसे यूज़ करना है, सबका वो है। और इक्वल वेटेज दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, कहीं ज़रूरत पड़े तो फिगर उगर्स बनाइए। और फिगर्स इतना भी फोकस नहीं, जिसको नहीं आता नहीं बनाओ यार, कहते हैं तो उसके जहाँ अगर कंटेंट लिख रहे हो ना पॉइंट वाइज अपना, तो वो ठीक ठाक वो नंबर दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और क्लैरिटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब कभी कभी ये होता है ना, कह दिया जाता है यार कि अपने वर्ड के साइज़ बढ़ा लो, मैं क्या ये भी बात कह देता हूँ, वर्ड के साइज़ बढ़ा लो।
क्योंकि पता है ना, कुछ लोग कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं लेकिन वो यार एग्जामिनर समझ ही नहीं पाए, जब समझ नहीं पाया तो वो नंबर देगा नहीं, नंबर देगा नहीं तो फिर आप मिलेगा नहीं नंबर, और फिर कहाँ से आपका वो उस तरह से आप लीड कर पाओगे। तो आप सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए, कॉपीज़ में दिखाता जा रहा हूँ, बातें जो थी मोटी मोटी मैंने आपको बता दी हैं, तो देख लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी देख लीजिए आप। जो भी बात कही जा रही है फुल क्लैरिटी के साथ आपसे सारी बातें कही जा रही है, बिल्कुल सिस्टमेटिक है यहाँ पर। ये ब्रैकेट रूल आपको लग ही रहा है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, अंडरलाइन की ही जाएगा, पॉइंट वाइज लिखे जाएंगे, हेडिंग्स बनाई जाएंगी, हेडिंग्स जो होंगे वो टॉपिक के कंटेस्ट में बनाए जाएंगे, आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं जानी होंगी। क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा देखो तो एग्जैक्ट लिख दिया, मैंने हमेशा कहता हूँ लिख के कह रहा है तो भाई करो वही है, हेडिंग इधर उधर नहीं जानी, जो पूछ रहा वही लिखना, कहीं चैलेंजेस कह रहा है चैलेंजेस ही लिखना, लिमिटेशंस नहीं लिखना है। तो वो सब सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी और आप देखते रहो ये पूरा पेपर, खूब ज़्यादा बातें नहीं, हमेशा आप देखो ऐसा लगता है ना ज़्यादा लिखा गया, कुछ गिन लो इनको, 5 वर्ड्स ही हैं, 10 वर्ड की हैं, 15 हो गए, 16, तो ऐसे ही मान लो 30 45 50 वर्ड्स, इससे ज़्यादा होते नहीं हैं। और 6 पेज अगर अगर 6 पेज के अगर 6 पेज या 5 पेज जो मिल रहे हैं, अगर 50-60 वर्ड लिखे जा रहे हैं तो 6 तो आप अगर देखोगे तो ये 320-30 ही वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स हैं नहीं, और लिख भी नहीं पाओगे ना एग्ज़ाम में, भाई पेपर बड़ा है, कैसे कंप्लीट करोगे आप। 3 सेक्शंस में, तीनों में शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चंस तो वहीं पूछ लेते हैं अपने आप को, फिर बचे क्या, लॉन्ग आंसर्स आपके बच रहे हैं। तो इस वजह से बहुत स्कोप है नहीं, आपके पास टाइम होता नहीं, पेपर कंप्लीट करोगे तो ये भी बड़ा बड़ा चैलेंज है, उसको सिस्टमेटिक करोगे तो अपने आप नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो 167 नंबर्स हैं, शायद मेरे हिसाब से GS2 में यही हाईएस्ट भी हैं, तो GS2 वैसे भी हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, आप देखो सिस्टमेटिक क्लैरिटी देखिए, आप बस क्लैरिटी देखिए। ये तो थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, क्लैरिटी सबसे बात ये है ना कि जो भी आप एग्ज़ामिनर के लिए जितना इजी बनाओगे वो एग्ज़ामिनर तुम्हारे लिए वो उतना अच्छा इजी बनाएगा आपको। तो ये कॉपीज़ है, आप देख सकते हैं, मैं इनको कॉपीज़ को टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सो ऑल ऑफ़ यू एंड पीपल हु आर, देखिए जब बैच एक बार स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, उसकी डेट्स होती हैं, बच्चे आ जाते हैं अपने काम भर के, हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हम उन पे काम करने लगते हैं। तो वंस इफ़ वी अनाउंस सम बैच और वी डू समथिंग, कहते हैं एट दैट मोमेंट यू कैन एनरोल योरसेल्फ, वंस द टाइम लिमिट इज़ ओवर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंक्लूड यू इन एनी ऑफ आवर बैचेस, क्योंकि बैच हमारे चलते ही नहीं है, जो भी, और ऊपर से जहाँ भी कुछ कराते हैं हम तो 1-2 इससे सब पूरा कराने की कोशिश करते हैं, कोई कोर्स ऐसा लॉन्च नहीं करने की कोशिश करते हैं जहाँ केवल हम एक सेक्शंस को ही कराएं, क्योंकि हम पूरी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं सिविल्स में, कि जब आओ तो फिर ये मेंस के आंसर्स का अगर लिखने हैं या थॉट प्रोसेस अपना रखना है तो पूरा करा के जाएंगे। तो जैसे अंकिता का भी था तो पूरा कराया इसको, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ऐसे पूरा कराना है हमें, ये नहीं है कि किसी एक सेक्शंस को कराएंगे, क्योंकि मैं हमेशा हम लोग के दिमाग में ये रहता है ना कि कंट्रोल रहे पूरा, पता चला कोई चीज़ कहीं और आपने कर लिया वहाँ अच्छा नहीं हुआ, तो यहाँ सब कुछ अच्छे से ही कोशिश करते कराने की। और आप लोग अपने ऊपर यकीन कीजिए, सेल्फ बिलीव कीजिए और पढ़िए अच्छे से। और ये कॉपीज़ थी, इसमें कुछ फाइंडिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी, उसका यूज़ कीजिए अपने आंसर्स में, अपने थॉट प्रोसेस में, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। पेपर एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है, एग्ज़ाम को टफ बनाया जा रहा है क्योंकि सिस्टमेटिक पढ़ा नहीं जा रहा है और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोर्स दिया जा रहा है, कोशिश बहुत हो रही है पढ़ने की, लेकिन एग्जैक्ट में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो यही रीज़न है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉपी थी अंकिता चौधरी की, और भी जो कॉपीज़ हैं हमारी डाल देंगे हम उसको भी, तो आप देख सकते हैं, सबकी कॉपीज़ पड़ी भी हुई, पहले मैंने डाल दी थी, तो मुझे कोई होता नहीं है यूपी, और जो BPSC ने जो असेसमेंट किया वही हमने भी किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो बाकी कॉपीज़ इनकी पहले भी पड़ी हुई, जो मैं इसका असेसमेंट कर चुका हूँ, सारी बातें जहाँ कुछ गड़बड़ है कहाँ क्या है वही बता चुका हूँ। और क्योंकि क्या होता है ना, कभी कुछ परफेक्शन तो कभी किसी चीज़ में होती नहीं है, तो आपको कभी वो जो भी आप लिख दोगे वहाँ भी वो भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपको जितने लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें आप सबसे परफेक्ट लिख दो, मेन चीज़ होती है, जितने लोग भी बहुत जितने स्टूडेंट हो उनमें सबसे परफेक्ट लिख दो, ठीक है। तो ये कॉपी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा, और जो इसकी फाइंडिंग्स थी मैंने बता दी है, आप लोग सिस्टमेटिक काम कीजिए
और कोशिश कीजिए कि आप 17 बीपीएससी जहाँ अच्छी खासी वैकेंसीज़ आ रही हैं, 600 की संभावना है वैकेंसीज़ यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो उसको पहले अभी पढ़ लोगे ना, सबसे बड़ी बात है ना कि जब एग्ज़ाम आएगा ना तो वहाँ सब लोग पढ़ लोगे, लेकिन ये जो फरवरी से और ये जो जुलाई का सीज़न रहेगा, इसमें जो पढ़ लिया, पढ़ाई कर लिया, वो हीरो हो गया। क्योंकि बाकी जब आएगा पेपर तो अगस्त सितंबर में सभी लोग पढ़ोगे, उसके बाद जब प्री का रिजल्ट आएगा और मेंस के लिए सभी लोग पढ़ोगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो फरवरी से जुलाई में पढ़ रहा है, ये मेन है, क्योंकि इसने जो कुछ करके रख लिया ना वो आगे काम आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। तो ये थी आज जो कॉपीज़ आई थी उसका ये असेसमेंट था, आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और जो भी हो तो इसको अपने आंसर्स में इन सब चीज़ों को आप अपने आप दिमाग में फिक्स करके इसको आंसर अपने अपने वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। और चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि ये जो नॉलेज का फ्लो है वो आगे बढ़े। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।